कि जो नेता बड़ी बड़ी बात मंच पर लगात बोलते हैं और उनके घरों में जाकर देखो तो पूरे बड़े मंदिर बना रखे हैं, औलाद उनकी निकल करके आती नहीं है, माँ बाप के नाम पर शांति पाठ करवाते हैं, बच्चे नहीं आते, जन्मदिन पर घरवाली आती है तो सिर्फ गिफ्ट इकट्ठा करने के लिए आती है। जितने भी लोग हैं जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, हम उसी का ही जो फल है वो भोग रहे हैं, जो उसका बुरा परिणाम है उसको भोग रहे हैं। उन्होंने चंदे का काम शुरू कर दिया क्योंकि पर्सनल इंटरेस्ट है, उन्होंने पद प्रतिष्ठा का काम शुरू कर दिया क्योंकि पर्सनल इंटरेस्ट है, उन्होंने मंचमाला का काम शुरू कर दिया क्योंकि उससे उनका ईगो बूस्ट होता है, उन्होंने अपने अपने संगठन को, अपने अपने जितने भी काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके उन्होंने पंजीकरण करा लिए। अरे मैं गाड़ी लूंगा, घर लूंगा, बंगला लूंगा, उसका पंजीकरण अगर मैं कराऊंगा तो क्यों कराऊंगा? क्योंकि मेरे पास उसका मालिकाना अधिकार। जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाले नेता हैं, हाँ। जो कहीं ना कहीं रिटायर हो गए, अभी भी संगठनों में बने हुए हैं, हाँ। इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, वो जब यहाँ प्रोग्राम करते हैं तो गाँव से बस भर भर के मंगाते हैं, पैसा देते हैं। हाँ। और एक आप वो यहाँ पर बैठ करके कह रहे हो कि नहीं हम किसी को बुला नहीं रहे, कह रहे हो आना मत, ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो फूले अम्बेडकर आंदोलन को बढ़ावा दिया, उसमें दो नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं, वीपी मौर्य और संघप्रिया गौतम। लेकिन वीपी मौर्य और संघप्रिया गौतम के साथ में जिन लोगों ने फूले अम्बेडकर आंदोलन को धार दी, उनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2-3 नाम बड़े सम्मान से लिए जाते हैं, जिसमें एक नाम है लेखराज सिंह और उनके साथ ही तमाम, चाहे घनश्याम दास हो, मान सिंह अशोक हो, चाहे मगनलाल गौतम हो और होशियार सिंह अशोक, तमाम वो नाम हैं जिन्होंने संघप्रिया गौतम और वीपी मौर्य के साथ में काम किया। लेखराज सिंह के पुत्र धर्मराज सिंह और धर्मराज सिंह के पुत्र मेरे साथ खड़े हैं, जो मूवमेंट में आजकल बड़े अग्रणी भूमिका जो है वो निभा रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं पूरा? मेरा नाम है अभिषेक राज सिंह। मैं जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, एडवोकेट हूँ। और ये राहुल सर आपने जो बताया 3 पीढ़ी है, एक्चुअली 3 पीढ़ी नहीं है। हमारे जो ग्रैंडफादर थे, उनके जो पिताजी थे, ग्रेट ग्रैंडफादर हमारे जो थे, वो भी कबीरपंथी विचारधारा के थे, वो भी सामाजिक काम किया करते थे। और मेरा जो पुत्र है, छोटा बच्चा है, वो अभिव्रत राज सिंह, वो भी जो है धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख रहा है और वो एक्टिवली लोगों में दिखाई देता है। हमेशा जहाँ भी काम होता है वो बहुत इंजॉय करता है कि हम सब जब लोग इकट्ठे होते हैं। एक सवाल निकल करके आता है, जो चीज़ आपने जैसे कहा कि 3 पीढ़ी नहीं 4 या 5 पीढ़ी जो है वो फूले अम्बेडकर आंदोलन, कबीरपंथी आंदोलन को मजबूत कर रही है, क्या कारण है? अक्सर देखा गया है कि जो लोग मूवमेंट में काम करते हैं उनकी बच्चे बहक जाते हैं। या दिल्ली एनसीआर में जो लोगों ने चाहे दल में काम किया, चाहे भारतीय बौद्ध महासभा में काम किया, चाहे सरकारी संगठनों का काम किया, उनके बच्चे निकल करके नहीं आ रहे। एक आप हो कि दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी में मूवमेंट में लगे हुए हो। सर देखिए, ऐसा है कि अगर वास्तव में हम मूवमेंट का काम करते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि दूसरे के गिरेबान में झांकने से पहले आप अपने को ठीक कर लें। आप दूसरे को करेक्ट करने से पहले अपने आप को ठीक कर लें। जिन लोगों ने अपनी पीढ़ियां खपाई हैं सामाजिक काम में, जिन लोगों ने अपनी पीढ़ियां खपाई हैं सामाजिक आंदोलन में, अगर उन्होंने अपने घर पहले ठीक नहीं करे हैं और वो समाज में उतर गए हैं, तो फिर वो जितनी मेहनत कर रहे हैं वो बेकार चली जाएगी, वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। आज अगर हमारे पिताजी ने या उनके पिताजी ने या उनके पिताजी ने काम करके जो मेहनत करी है, अगर वो अपना घर संजो के ना रखते तो वो हम तक नहीं पहुंच पाएगा। उसी स्थिति में अगर हम अपना घर संजो के नहीं रखेंगे तो वो हम आगे नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमको समाज के साथ साथ अपना घर भी देखना है कि उसको कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि आप जब तक सामने वाले को ठीक नहीं कर सकते तब तक आप खुद ही ठीक ना हो। यानी आप सारे के सारे जितने भी हमारे अच्छे नियम हैं, हमारे पंचशील नियम हैं, अष्टांगिक मार्ग हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, अपने घर में कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप कह कुछ रहे हैं और हो कुछ रहा है। अगर कहेंगे कुछ और होगा कुछ। अक्सर मंचों पर यही देखा जाता है कि जो नेता बड़ी बड़ी बात मंच पर लगात बोलते हैं और उनके घरों में जाकर देखो तो पूरे बड़े मंदिर बना रखे हैं, औलाद उनकी निकल करके आती नहीं है, माँ बाप के नाम पर शांति पाठ करवाते हैं, बच्चे नहीं आते, जन्मदिन पर घरवाली आती है तो सिर्फ गिफ्ट इकट्ठा करने के लिए आती है। देखा तो यही जा रहा है ज़्यादातर। हमारे जितने भी बड़े बूढ़े हैं, जब वो इस दुनिया को छोड़ के जा रहे होते हैं तो वो एक बात कह के जाते हैं कि बच्चों संग संग रहना, साथ साथ रहना। वो एक इतनी सी बात है बस कि जो परिवार साथ रहता है, जो परिवार संग में रहता है, अपने बड़े बूढ़ों की बात मानता है, वो परिवार आगे बढ़ता है। और उनकी जो विचारधारा है वो हमेशा विचारधारा के लिए जीते हैं। जैसे हम जितना भी काम कर रहे हैं वो विचारधारा का कर रहे हैं और सारा काम विचारधारा के लिए जी रहे हैं। हम समाज में तभी उतर सकते हैं कि पहले हम उस चीज़ को आत्मसात कर लें जिसको हम बोलने जा रहे हैं। ये आपने कहा कि आत्मसात कर लें, तो ये बात जरूरी है। फिर या तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए जो लोग मंचों पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और घरों में कहीं ना कहीं वही पाखंडवाद है, तो ऐसे लोगों को फिर बहिष्कार होना चाहिए समाज में। ऐसे जितने भी लोग हैं जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं,
हम उसी का ही जो फल है वो भोग रहे हैं, जो उसका बुरा परिणाम है उसको भोग रहे हैं। समाज उसका कहीं ना समाज उसका परिणाम बिल्कुल भोग रहा है और समाज ने इसका नुकसान बहुत ज़्यादा उठाया है। आप देखेंगे अगर आप बोलते जाएंगे और उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। समाज में जितने भी लोग हैं अगर वो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, आप ये बताइए कि कथनी और करनी में जहाँ अंतर होगा वहाँ रिजल्ट खराब क्यों नहीं आएगा। ऐसे ही जितने अभी तक हमारे आज़ादी के बाद से जितने संगठन रहे, जितने नेता रहे, उनकी कथनी और करनी में अंतर रहा। उन्होंने कहा कि सामाजिक काम करेंगे, उन्होंने कहा सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने कहा समाज का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर वो अपने अपने में लग गए। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने चंदे का काम शुरू कर दिया क्योंकि पर्सनल इंटरेस्ट है। उन्होंने पद प्रतिष्ठा का काम शुरू कर दिया क्योंकि पर्सनल इंटरेस्ट है। उन्होंने मंचमाला का काम शुरू कर दिया क्योंकि उससे उनका ईगो बूस्ट होता है। उन्होंने अपने अपने संगठन को, अपने अपने जितने भी काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके उन्होंने पंजीकरण करा लिए। अरे मैं गाड़ी लूंगा, घर लूंगा, बंगला लूंगा, उसका पंजीकरण अगर मैं कराऊंगा तो क्यों कराऊंगा? क्योंकि मेरे पास उसका मालिकाना अधिकार है। क्या समाज के किसी काम का किसी के पास मालिकाना अधिकार हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अगर समाज में आप वाकई इस बात को मानते हैं कि आप सोशल वर्क कर रहे हैं, कल्चरल और सोशल रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, तो पहले खुद को ख़त्म कीजिए। खुद को जब आप ख़त्म कर देंगे तो उसके बाद ही आप जो है वो सारी चीज़ें कर पाएंगे जो आप अपने मन में बिठा के बैठे हैं। अगर आप मन में नहीं बिठाएंगे और खुद को नहीं आप वो करेंगे तो आप कुछ भी बोलते रहो। इतने आंदोलन चल रहे हैं, सब खत्म हो जाएंगे। पीढ़ियाँ निकल जाती हैं सर, पीढ़ियाँ निकल जाती हैं, राइट नहीं मिलते। लोग देखा गया कि 20 साल पहले, 30 साल पहले, 35 साल पहले फटे हाल आए थे कि हम आंदोलन चलाएंगे। आज उनके पास तो गाड़ियाँ आ गई, उनका तो जो अखबार में रोटी लिपट करके आती तो उनका टिफिन तो 5 खाने का हो गया। समाज वहीं का वहीं खड़ा, समाज की समस्या जस की तस नहीं हो रही है। तो इसके लिए समाज का ब्लाइंड फेथ कर लेना नुकसानदायक है या वो नेता दगाबाज है? देखिए, जब भी आप एक व्यक्ति पे विश्वास करके उसके पीछे खड़े हो जाएंगे तो पूरी गारंटी है कि वो व्यक्ति बदल सकता है, बिक सकता है, दबाव में आ सकता है, बीमार हो सकता है, लूला लंगड़ा हो सकता है, मर सकता है, कोई उसको झुका सकता है, कोई उसको तोड़ सकता है। लेकिन जहाँ भी व्यक्ति को समूह या जिसको हम कहें कि जहाँ भी अगर संघ होगा, संघ में आप कितने आदमी को ब्लैकमेल कर लोगे, आप कितने आदमियों को मार लोगे, कितने आदमियों को आप बीमार कर लोगे, क्योंकि संघ तो चलता है विचार पे, विचारधारा पे। आज आपने यहाँ पे देखा इतने सारे लोग आए, ये कोई ऐसी कोई ये भीड़ नहीं है जिसको इकट्ठा करके लोगों को ले आया गया है। ये लोग अपनी मर्जी से आए हैं, अपने मन से आए हैं, अपने खुद के खर्चे पे आए हैं। और ये सारे के सारे लोग जब यहाँ पे आए हैं तो ये इस बात का सबूत है कि लोग विचारधारा से जुड़ते हैं, आदमी से नहीं जुड़ते। मैंने इसी तालकटोरा का स्टेडियम का मैं कई बार देखा है कि लोग जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाले नेता हैं, जो कहीं ना कहीं रिटायर हो गए, अभी भी संगठनों में बने हुए हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, वो जब यहाँ प्रोग्राम करते हैं तो गाँव से बस भर के मंगाते हैं, पैसा देते हैं। और एक आप वो यहाँ पर बैठ करके कह रहे हो कि हम किसी को बुला नहीं रहे, कह रहे हो आना मत, ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर फेथ है या लोगों का आपके प्रति विश्वास है, संगठन के प्रति? नहीं, व्यक्ति पे संघ में देखिए अच्छी बात ये होती है कि व्यक्ति पे संघ में कोई विश्वास नहीं करता, सब काम पे विश्वास करते हैं, सब विचारधारा पे विश्वास करते हैं। आप मेरा जो है अभी जो इंटरव्यू ले रहे हैं, आप शायद इसलिए मेरे से बात कर रहे हैं क्योंकि मेरी जो भाषा शैली है वो ठीक ठाक है, मेरे को उसका फ़ायदा मिला है जो एजुकेशन मैंने ली है, तो आप मेरे से बात कर रहे हैं। लेकिन आप किसी भी संघी से बात करेंगे शायद वो परिपक्वता से बात ना कर पाए, लेकिन आइडियोलॉजी में कहीं कोई कमी नहीं मिलेगी। मैं हूँ नहीं हूँ, कोई और है नहीं है, उस बात से फर्क ही नहीं पड़ता सर, फर्क ही नहीं पड़ता। कल रात को यहाँ पे 100 लोग, किसी को पता नहीं, दिल्ली में जो लोग हैं वो 100 लोग यहाँ पे आके रुके, उन्होंने अपना खाना अपने आप बनवाया, आज की पूरी व्यवस्था की तैयारी करी, और किसी को पता ही नहीं है कि ये काम कैसे हो गया इतनी आसानी से। ये टीम वर्क होता है, संघ का जो काम होता है वो टीम का काम होता है, और टीम के काम से ही हम जीतेंगे। टीम का काम अगर हम नहीं करेंगे तो टीम के काम करे बिना फेल हो जाएंगे। और व्यक्ति तो सर गारंटी है, राहुल नागपाल सर, गारंटी है कि वो मरेगा, और जिस दिन वो मरेगा तो क्या जितनी मूवमेंट इतने सालों में खड़ी हुई है वो मर जाएगी? व्यक्ति मरेगा तो मूवमेंट मर जाएगी। लेकिन अगर संघ मूवमेंट चलाता है, संघ आइडियोलॉजी चलाता है, कितने व्यक्ति आओ, कितने व्यक्ति जाओ, कितने व्यक्ति कुछ हो जाओ, लेकिन आइडियोलॉजी हमेशा रहती है। आपने कहा आइडियोलॉजी हमेशा रहती है। अक्सर देखा गया है सामाजिक मूवमेंट चलाते चलाते, मैंने देखा कि समता सैनिक दल के बहुत सारे लोग, भारतीय बौद्ध महासभा के बहुत सारे लोग, और जो परिसंघ, महासंघ, जो सरकारी कर्मचारियों के संगठन, उनको चलाते चलाते लोग जो है वो राजनेता हो गए।
MP MLA बन गए, मंत्री बन गए, विधायक बन गए, और अभी बहुत सारे लोग दिल्ली में रह रहे हैं जो कोई बुलंदशहर पर नज़र है, किसी की नगीना पे नज़र है कि शायद बीजेपी टिकट दे दे, शायद सपा दे दे, शायद गठबंधन से मिल जाए, शायद RLD, अब तो खैर RLD वाला भी बीजेपी में भाग गया। क्या कहना चाहोगे, ये जो सामाजिक काम करते करते लोग जो राजनीतिक हो जाते हैं, ये सही है या इनका बहिष्कार होना चाहिए? देखो, ये एक बीमारी है। हाँ। और अगर आपने संघ के 10 गोल्डन नियम देखे होंगे तो ये उस बीमारी का जो खात्मा है गोल्डन रूल नंबर 8 में है। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। इसका बड़ा महत्व है, इस गोल्डन नियम का बड़ा महत्व है। ये जो हमारे अंदर ये है ना, इसमें 8वां नियम है। आप एक बार मैं कैमरे पे दिखाऊंगा। मैंने इसमें वीडियो बनाया प्रॉपर। तो ये एक इस रूल का महत्व है। क्योंकि ये एक सिस्टम यहाँ पे चला करता है। नेता को पब्लिक दिखाओ, पब्लिक को नेता दिखाओ, कहीं MLA बन जाओ, कहीं MP बन जाओ, कहीं किसी जो है कमीशन वमीशन में कोई पद पोस्ट ले लो, पोस्ट ढूंढ लो, या फिर क्या नाम है, बैठ करके दलाली कर लो, वो कर लो। आप जो भी करना चाहो, तो ये सिस्टम हमेशा चलता है। नेता को पब्लिक, पब्लिक को नेता। और इसीलिए आदमी के पीछे जब आप जाओगे, तो मैंने पहले भी बताया, आदमी आपका सौदा करेगा, इस चीज़ की भी गारंटी है। और ऐसे एग्जाम्पल आपने हमसे ज़्यादा देखे होंगे कि जब जब लोगों ने आदमियों ने लोगों का सौदा कर दिया, और वो बेचारे, देखिए, सच्चे अच्छे लोग आते हैं किसी भी मूवमेंट में, सच्चे अच्छे लोग आते हैं। कोई भी तेज तर्रार आदमी नहीं आता है। सारे सच्चे अच्छे लोग इस उम्मीद से आते हैं कि यहाँ से हमको कुछ मिलेगा मतलब यहाँ से हमको कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जिससे हमारा उद्धार हो सामाजिक रूप में। लेकिन उन सच्चे अच्छे लोगों के साथ हमेशा छल होता है, उन सच्चे अच्छे लोगों के साथ हमेशा कपट होता है। उनका सौदा कर दिया जाता है और उनको पता नहीं चलता बेचारों को। समाज बिक भी जाता है, पता भी नहीं चलता है, उनके बेचारों का सौदा कर दिया, और सौदा करके उसका मुनाफा कोई और ले गया। तो ये बीमारी है। इनको काटने के लिए, इन सारी बीमारी को काटने के लिए ही संघ जरूरी है। ये संघ हमारा पुराना संघ है, पहले चला करता था। ये संघ अब फिर से रिवाइव हो रहा है। इस संघ ने जो सबसे पहला काम किया है, वो एनालिसिस किया है कि पिछले 70 सालों में क्या हुआ है जिसकी वजह से हमारे अधिकार बढ़ नहीं रहे, उल्टे ख़त्म हो गए। उन बीमारियों को जड़ से ख़त्म किया है, और उसके बाद काम करना शुरू किया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में सीनियर लॉयर हैं, और जैसा इनके पर्चे में मैंने बताया, और वो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि अक्सर कहा जाता है कि बहुजन मूवमेंट में, या बुद्ध की परंपरा के लोग जो हैं, वो जो काम करते हैं पूरी ताकत से, उनकी दूसरी पीढ़ी कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को सपोर्ट करने लग जाती है, उसी मनुवादी विचारधारा को सपोर्ट करने लग जाती है। लेकिन आप तीसरी और चौथी पीढ़ी में जो है वो मूवमेंट का काम कर रहे हो। जैसा उन्होंने बताया कि उनका बेटा, उनकी बेटी, उनके परिवार के अन्य सदस्य भी इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये इंटरव्यू उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो लोग अपने सामने मंच पर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं धमकी और मूवमेंट की, और जिनके घरों में, खुद के घरों में चिड़ियाघर हैं, और जिनके खुद के बच्चे जो वो मनुवादी ताकतों को मजबूत करने में लगे हैं, और वो खुद कहीं ना कहीं समाज की फ़ोटो दिखा करके, समाज को बेच करके MP MLA बनना चाहते हैं। धन्यवाद।